हाय एवरीवन, दिस इज वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी ग्रेजुएशन पर्पज से तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर साथ में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? अगर मैं एक सिंपलेस्ट वर्ड में इसको डिफाइन करूँ तो फेडरलिज्म होता है शेयरिंग ऑफ पावर्स को शेयर करना बिटवीन डिफरेंट ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल समझाऊँ आपको तो इंडिया में दो गवर्नमेंट वर्क करते हैं, एक आपकी यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो हम उनकी पावर्स है, जो उनकी अथॉरिटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको डिवाइड करते हैं, उनको शेयर करते हैं। दैट्स कॉल्ड फेडरलिज्म। For federalism is a system where power is divided between central government and regional government। वही कि जिसमें हम पावर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इससे क्या होता है, हम उनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं तो उसके इससे क्या होगा कि दोनों गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है। दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक यूनिटी फॉर्म होती है गवर्नमेंट्स लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो हम देखें तो उसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो शेयरिंग ऑफ पावर्स को डिफाइन करना, यानी कि जो फेडरलिज्म है वो क्या करता है, पावर्स को शेयर करता है गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट के बीच में। दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पावर्स को शेयर कर सकते हैं या करते हैं। फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही काम करता है ना, ये नहीं कि हमने अपने अकॉर्डिंग, या सेंट्रल जो अगर हायर अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपने हिसाब से पावर्स अपने पास रखेगी और स्टेट को अपने हिसाब से जो पावर्स देनी वो दे देगी। ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम पावर्स का डिवीजन करते हैं दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। अगर मैं एग्जांपल्स अगर हम लें तो फेडरलिज्म सिर्फ इंडिया में ही फॉलो नहीं होता, फेडरल सिस्टम जो है वो अलग और कंट्रीज़ में भी फॉलो किया जाता है। जैसे आपका यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इन कंट्रीज़ में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बैलेंस वही रहता है कि हमने दोनों की अथॉरिटी को, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, दोनों ही गवर्नमेंट के बीच एक बैलेंस बना रहेगा कि हाँ, उनको अपनी अथॉरिटीज़, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है तो उनको किन किन एरियाज़ में और किस किस पावर्स और किस किस अथॉरिटी के अंडर काम करना है। ठीक है। अब कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे जो कहते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, उनके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है, तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्कॉलर है हमारे वो है रॉबर्ट गैरन कहते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो क्या है, कि स्फेयर है, मतलब कि जिसमें सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है और उनका एक अपना ओन स्फेयर होता है और वो दोनों एक दूसरे को लेके इंडिपेंडेंट होते हैं अपने पावर्स को लेके। कोई भी गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो अपने पावर्स को लेके, ठीक है, अपने अथॉरिटीज़ को लेके किसी भी और गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होगी। फेडरलिज्म में जो रॉबर्ट गैरन है वो कहते हैं कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है या जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे को लेकर इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट जो डीए लॉ है वो कहते हैं कि जो फेडरलिज्म है उसमें हमने पावर्स को क्या क्या डिवाइड किया है, सेंट्रल अथॉरिटी और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट है हमारे कंट्री के, लाइक जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी एक ही आ जाती है, उसी में आ जाता है। तो उनके बेस में पावर को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म अकॉर्डिंग टू डीए लॉ। जो थर्ड जो हमारे ऑथर हैं वो है लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम वेयर क्या कर रहे हैं हम, उसमें लोकल जो फेडरल स्टेट गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में हम पावर्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनको रोल्स को सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म के और भी टाइप्स होते हैं जिनके बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है जो है वो ड्यूअल फेडरलिज्म का मतलब होता है दिस इज द ओल्डर मोर ट्रेडिशनल मॉडल वेयर पावर्स आर स्ट्रिक्टली डिवाइड बिटवीन दी फेडरल स्टेट गवर्नमेंट। ये सबसे ट्रेडिशनल मॉडल है फेडरलिज्म का जिसमें पावर जो है स्ट्रिक्टली डिवाइड होती हैं फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें हमारे जो एरियाज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी होगी, डिफेंस की अथॉरिटी हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी अथॉरिटी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, एजुकेशन अथॉरिटी है, लोकल लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी है। ठीक है।
तो ड्यूअल फेडरलिज्म में दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में पावर्स वो स्ट्रिक्टली डिवाइड है और ये सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड मॉडल है फेडरलिज्म का। सेकंड अगर हम देखें तो वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब जिसमें दोनों ही लेवल के गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल एक साथ कोऑपरेट करके काम करती है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, कोई पॉलिसी लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फंड चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो उसके प्रोग्राम लॉन्चिंग में या जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है या जो रूल लॉ बनाया है उसमें उनके लिए ज़रूरत है, तो वो जो फंड है या फिर जो वो रिसोर्सेज है वो कौन प्रोवाइड कराएगा उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ कॉपरेट करके काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकेंड थर्ड जो है वो है न्यू फेडरलिज्म। न्यू फेडरलिज्म में क्या करते हैं कि इसमें पावर शेयरिंग होती है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की तरफ, यानी कि शिफ्टिंग द पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फोर्थ वन इज फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैसे जो रिसोर्सेज है एक दूसरे को के साथ शेयर करते हैं, कैसे जो रिसोर्सेज है, जो फंड्स हैं दोनों गवर्नमेंट में शेयर होंगे इक्वली, वो चीज़। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट फेडरलिज्म में क्या होगा कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्पीट करते फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। इसमें क्या होगा कि नेगेटिव आउटकम्स जो है वो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स फेडरलिज्म के, जो जिसमें फर्स्ट था हमारा ड्यूअल फेडरलिज्म, सेकंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, न्यू फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब बात करते हैं, लिस्ट डिफाइन की गई है। एक आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और एक दोनों ही गवर्नमेंट जिस पे एक साथ मिलकर काम करती है। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये होती है यूनियन लिस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो होती है स्टेट लिस्ट, और एक जो दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर काम करती है उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीन लिस्टों में जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल की और स्टेट की, और जो एरियाज़ है, जिन जिन एरियाज़ पे जिन जिन फील्ड्स में दोनों गवर्नमेंट काम करती हैं वो क्लियरली डिफाइन है, क्लियरली मेंशन है। और इन लिस्ट के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे फेडरलिज्म काम कर रहा है, क्या क्या फील्ड्स ऑफ एरियाज़ है, क्या क्या एरियाज ऑफ वर्क है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो यूनियन लिस्ट किसका रेफर करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से अथॉरिटीज़, कौन कौन से एरिया आते हैं जिन पे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो उसमें आप क्या देंगे? डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग का सिस्टम, करेंसी यानी कि RBI का क्या चीज़ें होती है, और बैंकिंग को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर, फॉरेन कंट्री का जो ट्रेड वगैरह है वो कैसे करना है, ये सारे अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर। और यूनियन लिस्ट पे कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर दूसरी लिस्ट जो है वो बात करें तो वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, अंडर आती है। स्टेट लिस्ट में अगर कौन कौन सी एरिया आ जाएंगे? एक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों ही गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं इस पर। बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। अब कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? लाइक सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस एंड मैरिजेस लॉ, ठीक है। ये सारे एरियाज जो है जिन पे जो दोनों ही गवर्नमेंट मिलके काम करे, दोनों गवर्नमेंट मिलके रूल्स एंड लॉज सेट करती है, ठीक है। तो अब अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि फेडरलिज्म जो है उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं पावर्स को बिटवीन उनके अथॉरिटीज़ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जिससे क्या होगा कि यूनिटी बनती है, यूनिटी फॉर्म होती है दोनों ही गवर्नमेंट के बीच, बैलेंस क्रिएट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोनों गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि दोनों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है वो सेट है कि हाँ स्टेट को इन एरियाज़ में काम करना है और सेंट्रल को इन एरियाज़ में काम करना है। दोनों ही गवर्नमेंट्स एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है एक दूसरे के काम को लेकर, एक दूसरे के एरियाज़ को लेकर, एक दूसरे के अफेयर्स को लेकर बहुत कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फेडरलिज्म।
तो फेडरलिज्म का क्या करता है, एक इफेक्टिवनेस लेके आती है गवर्नमेंट के काम करने में, कि गवर्नमेंट अगर स्टेट के पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एरिया से अच्छे से काम करेगी, उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी, और सेंटर के पास जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी। अगर हम सारे अथॉरिटीज़ एक ही गवर्नमेंट को दे दें तो वो उतने अच्छे से अपने पावर्स को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि पावर्स का मिसयूज़ हो जाता है। तो फेडरलिज्म इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है कि कोई सिंगल गवर्नमेंट या कि जो स्टेट या फिर सेंट्रल जो सिंगल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। दोनों ही गवर्नमेंट के बीच हमने पावर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट कर दिया, शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे दोनों ही गवर्नमेंट जो है अपने अपने एरिया पर फोकस करें और एक इफेक्टिवनेस तरीके से काम करें, ठीक है, जिससे कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो पाए और दोनों के गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस बना रहे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें। थैंक यू।